लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लिया था, है ना। दो क्वेश्चन भी कर लिया था, बहुत अच्छी बात है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ लिया है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं आप जानते हो, है ना। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस। तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस। तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस। माना कि S एक समुच्चय है माना कि S एक समुच्चय है तथा R उस पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। Let S be a set and R is a relation. Let S be a set and R is an equivalence relation. And let S be a set and R is an equivalence relation defined on S. And R is an equivalence relation defined on S. And R is an equivalence relation defined on S. Okay. Let S be a set and R be an equivalence relation defined on S. ठीक है। यदि A R का कोई अवयव, यदि A S का कोई अवयव है, यदि A belongs to S, तो A का तुल्यता वर्ग S के उन सभी अवयवों का समुच्चय है, S के उन सभी अवयवों का समुच्चय है, S के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A से संबंधित है। समुच्चय सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो A से रिलेटेड हैं, उनका कलेक्शन होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A. If A belongs to S, then equivalence class of A. If A belongs to S, then equivalence class of A is the set of all those elements of S. That is the set of all those elements of S which are related to A. All those elements of S which are related to A. Set of all those elements of S which are related to A. Set of all those elements of S which are related to A. For example, बच्चों उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक रिलेशन लिखा था ना कि फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू Z, A related to B if and only if A plus B एक सम संख्या है, A plus B is an even number. याद है आपको, एक तुल्यता संबंध है, such that if and only if A plus B is an even number, A plus B is an even number, है ना। लास्ट लाइन क्या है बोल कर बताओ। Equivalence class of A is defined as all such x belongs to S
such that x is related to a। ठीक है, x is related to a। अब देखो a रिलेटेड टू b यदि और केवल यदि a प्लस b एक सम संख्या है, ये एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें आप कोई भी अवयव ले लो। अब यहां R एक तुल्यता संबंध है। R is an equivalence relation। R is an equivalence relation, तुल्यता संबंध है। अब इसका कोई भी अवयव ले लो, जैसे मान लो आप बताओ Z का कौन सा अवयव लिया जाए, कोई भी एक एलिमेंट उठाओ आप Z का। प्रत्येक अवयव के लिए होता है, अगर A इसका अवयव है तो A का तुल्यता वर्ग होगा 5। एक बच्चे ने कहा 5 ले लो। तो जब मैं अगर 5 का तुल्यता वर्ग बनाऊंगा तो परिभाषा के अनुसार मुझे इस समुच्चय कौन सा है, Z के उन सभी अवयवों को दिखाना होगा जो इस 5 से संबंधित होंगे। x इज रिलेटेड टू 5। इसका मतलब क्या हो गया, वो सभी Z के अवयव a रिलेटेड टू b क्या है, a प्लस b सम संख्या है। तो x रिलेटेड टू 5 का मतलब x प्लस 5 एक सम संख्या है। अब किसी संख्या में 5 जोड़ने पर यदि वो सम संख्या हो जाए, x प्लस 5 इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब वो संख्या खुद कैसी होगी, विषम संख्या। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर सम संख्या हो जाए तो संख्या खुद एक विषम संख्या होगी। x इज एन ऑड नंबर, x इज एन ऑड नंबर। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे अवयव आ जाएंगे जो विषम संख्या होंगे, मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 so on। ये हुआ इस रिलेशन में 5 का इक्विवेलेंस क्लास। 5 का तुल्यता वर्ग, इस संबंध में ये सारे अवयव होंगे। Z के वो सभी अवयव जो 5 से संबंधित हैं, Z के वो सभी अवयव जिसमें 5 जोड़ने पर सम संख्या मिले। तो इन सभी संख्याओं में 5 जोड़ोगे तो आपको सम संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब 5 के तुल्यता वर्ग में आएंगे। ओके, लिख लिया? कहाँ से लिखा होगा, है ना? अभी तो समझाइए। चलो तो लिख लो जल्दी से। ये कहलाया बच्चों 5 का तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। लिख लिया? कितना पढ़ा दिया सर? अभी कहाँ कुछ पढ़ाया है, अभी तो शुरुआत की है। 1 पेज पढ़ाया है सर। एक बार और बताना सर, आगे बताओ। वाह, एग्जाम्पल ही तो दिया ये। अच्छा, एग्जाम्पल एक बार और बताऊं। देखो, परिभाषा लेफ्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी अवयव का तुल्यता वर्ग समुच्चय के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो उस अवयव से संबंधित हो। यही मतलब हुआ, समुच्चय के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो उस अवयव से संबंधित हो। तो आपको 5 का तुल्यता वर्ग बनाना है तो आपको देखना है कि पूरे Z में, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय क्या है, Z, a, b बिलोंग्स टू Z लिखा हुआ है, तो पूरे Z में कौन कौन से अवयव हैं जो 5 से संबंधित हैं, यही बताना है आपको। तो आप देखो कि भाई संबंध यहाँ पर ऐसा है कि a b से संबंधित कहलाएगा यदि a प्लस b एक सम संख्या हो जाए। तो अगर 5 से संबंधित जो होंगे उसमें 5 जोड़ने पर सम संख्या मिलनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, कि जो संख्या खुद विषम होगी उसमें 5 जोड़ने पर आपको सम संख्या निश्चित रूप से मिलेगी। इसीलिए ऐसा है, ये सारी विषम संख्याओं का समुच्चय हमने ले लिया क्योंकि यही जो है वो सब 5 से संबंधित है। जो सम संख्या होगी उसमें 5 जोड़ोगे तो सम संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी सम संख्या 5 से संबंधित नहीं होगी, सिर्फ विषम संख्याओं का समुच्चय बन गया। समझ गए? सर आपकी वॉइस सभी को ब्रेक हो रही है या सिर्फ मुझे ही हो रही है? सिर्फ आप ही को हो रही होगी, सबको होती तो सब लोग बोलते शायद, है ना? हाँ, बाकियों के लिए सही आ रही है आवाज, आप ही को ब्रेक हो रही है।
सर नेगेटिव नंबर इवन होते हैं क्या? नेगेटिव नंबर इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर में क्या गलत है भाई? आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है ना। नेगेटिव नंबर को भी, जो भी नेगेटिव नंबर 2 से विभाजित हो जाए वो इवन है, जो 2 से विभाजित ना हो पाए वो ऑड है। यही तो मतलब हुआ। नेगेटिव नंबर को भी तो 2 से आप भाग दे सकते हो ना, तो आप देख सकते हो कि विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके बच्चों, और कोई नंबर बताओ? और किसी नंबर का इक्विवेलेंस क्लास जानना चाहते हो आप तो बताओ। -3। -3 भी तो एक विषम संख्या है, तो -3 से आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार वो सभी z के अवयव आपको रखने होंगे जो -3 से संबंधित होंगे। और -3 से संबंधित होने का मतलब ये हुआ कि x -3 एक सम संख्या है। अब बताओ, किसी संख्या में से 3 घटाने पर किस संख्या से 3 घटाओगे तो सम संख्या मिलेगी? जो संख्या खुद विषम होगी उसमें से 3 घटाने पर आपको सम संख्या मिलेगी, क्योंकि सम माइनस सम, ठीक है, सम होता है विषम माइनस विषम सम होता है। तो x एक विषम संख्या है। x इज एन ऑड नंबर, और x ऑड नंबर है तो इसका मतलब वही सेट हो गया ना, +-1 +-3 +-5 +-7 ... एक बात ध्यान रखो कि भाई इस 5 के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी नंबर आए उनमें से, जैसे अभी आपने -3 को उठाया, -3 इसी सेट में आता है, इसमें से -3 उठाया तो -3 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही का यही मिला आपको, कुछ भी नया नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अवयव लोगे, कोई भी एलिमेंट पिक करोगे, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास वही होगा जो 5 का है, कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। समझ गए? सर प्राइम नंबर को पॉजिटिव क्यों लेते हैं? देखो, इस क्यू का आंसर क्या दूं, बस लेते हैं। प्राइम होते हैं, प्राइम क्या बताऊं, प्राइम बेसिक, प्राइम क्यों कहा गया? किसी को प्राइम क्यों कहते हो? जैसे मैं बोलूं कि आप तो बड़े प्राइम हो, तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब? या वो तो मतलब बहुत ही प्राइम मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर में भी प्राइम मिनिस्टर, तो कि प्राइम मिनिस्टर क्यों कहलाता है? इट वॉज वन एंड ओनली नहीं होता है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसी को प्राइम कहते हैं। ठीक है, वन एंड ओनली नहीं, वो तो अकेला ही होता है, यूनिक भी नहीं, प्राइम। तो प्राइम का मतलब होता है, मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इंटीजर्स के। आपने पढ़ा है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि हर वो नंबर जो खुद प्राइम नहीं है, उसे और 1 नहीं है और 0 नहीं है और -1 नहीं है, उसको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हम लोगों ने देखा कि भाई अगर आपने प्राइम सिर्फ पॉजिटिव लिया, तब भी जो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी आप प्राइम प्रोडक्ट इनटू -1 से प्रोडक्ट करके आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो नेगेटिव के लिए आगे साइन माइनस लगा देना है, बाकी पॉजिटिव को आप सारे प्राइम से लेकर आ ही सकते हो। मतलब वो सभी नंबर्स जिनका, वो सभी इंटीजर्स जिनका मॉड 2 या 2 से बड़ा है, उन सबको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। इसमें प्राइम को सिर्फ पॉजिटिव ही रखना है, तब भी आप लिख सकते हो। तो इसी कारण से नंबर थ्योरी आगे पढ़ोगे, उसके बाद आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी ज़्यादा डिटेल में। तो प्राइम इसलिए कहा जाता है उन नंबर्स को क्योंकि उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में बाकी नंबर्स लिखे जा सकते हैं। सर n-1 या n-2 के लिए ये स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं क्या? n-1 क्या है? अच्छा, -1 और -2। नहीं, मॉड ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ओके, अब ऐसा एलिमेंट ढूंढो, जैसे अगर आपने -2 लिया
तो -2 के इक्विवेलेंस क्लास में आपको वो सारे इंटीजर्स मिलेंगे जो -2 से रिलेटेड है। और -2 से रिलेटेड होने का मतलब ये हुआ कि भाई वो सारे एलिमेंट्स जिनमें x - 2 एक सम संख्या हो जाए। अब किसी संख्या में से 2 घटाने पर सम संख्या मिल रही है, इसका मतलब वो संख्या खुद भी एक सम संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल सच x बिलोंग्स टू z वेयर x एक सम संख्या है, वो संख्या खुद भी एक सम संख्या होगी। यही मतलब हुआ उसका बच्चों। और सम संख्या होने का मतलब 0 ± 2 ± 4 ± 6 ± 8। बहुत सारे बच्चे पूछते सर 0 सम संख्या है कि नहीं? 0 बिल्कुल सम संख्या है। क्यों सम संख्या नहीं होगा 0? 0 बराबर 2 गुना 0 जोड़ 0, तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, तो 2 बिल्कुल ही सम संख्या है। समझ में आई बात? 2 बिल्कुल ही सम संख्या है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया। और अब आप देख सकते हो कि पूरे z का पार्टीशन करता है ये -2 और -3 का यूनियन, या -2 और 5 का यूनियन। ये इनको यूनियन करोगे तो आपको पूरा z मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन करोगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर पूरा z मिल जाता है, और इनका इंटरसेक्शन करने पर आपको 5 मिलता है, क्योंकि एक में आपको सारे सम संख्याएं हैं और दूसरे में आपको सारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ये पार्टीशन करता है। जीरो तो 3 से विभाजित है, 0 तो सब से विभाजित है, फिर भी इवन क्यों बोलते हैं? कैसे सोचते हो आप? हाँ भाई, परिभाषा ये है इवन की कि जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम कहते हैं। जिस दिन परिभाषा ये बन जाएगी कि जो 2 से विभाजित हो लेकिन 3 से विभाजित ना हो उसे सम कहते हैं, उस दिन आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको बस ये देखना है कि कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है और कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, वो भले ही 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, सब से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से विभाजित हो जाए तो सम संख्या, 2 से विभाजित ना हो तो विषम संख्या। 3 से हो चाहे ना हो, कौन मना कर रहा है? सम संख्या की परिभाषा में 3 का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तीन 6 को विभाजित करता है लेकिन 6 इवन है। आप लोग सीरियसली पूछ रहे हो इन क्वेश्चंस को? मुझे तो मतलब ऐसा कैसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक कर रहे हो आप। ऐसे कैसे पूछ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, एक बात में स्टेटमेंट देता हूं कि एक ऐसा फल है जो बहुत ही मीठा होता है और आम जैसा दिखता है, उसको आम कहते हैं। जो आम जैसा दिखे और बहुत मीठा हो वो आम होता है। अब आप कहोगे सर अंगूर भी तो, या कुछ और नाम दे दो कि वो भी तो मीठा है और तो उसको आम क्यों नहीं कहते? या रसगुल्ला भी मीठा होता है और उसका शेप भी आम जैसा बना दिया है, वो आम क्यों नहीं है? मतलब ऐसे ऐसे 50 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, लेकिन आप समझ रहे हो मेरी बात ना कि देखो, सम संख्या कहते हैं, समझो इस चीज को, कि वह पूर्णांक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो।
पूर्णतः विभाजित हो। अब वो 3 से होता है, नहीं होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 7 से होता है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। बात तो सिर्फ ये है कि 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इस चीज का क्या लॉजिक है कि 3 6 को विभाजित करता है तो वो 6 सम संख्या कैसे है? 6 सम संख्या इसलिए नहीं है कि 3 6 को विभाजित करता है या नहीं करता है। सम संख्या 6 इसीलिए है क्योंकि 2 6 को विभाजित करता है। जिस दिन आप सुबह उठे हो और आपको पता चल जाए, न्यूज आ जाए पेपर में कि 2 6 को विभाजित नहीं करता है, उस दिन समझ लेना कि आज से 6 विषम संख्या हो गया, भले ही वो 3 से विभाजित होता हो या नहीं होता हो। समझ में आई बात? अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके समझ में आना चाहिए, जरूरी है ये क्वेश्चन। ये लोग ओनली आपको इरिटेट करें। नहीं नहीं, मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, तो पूछ तो आप ही रहे थे अभी, फिर बोल रहे हो कि क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो वह पूर्णांक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्या कहलाती है। बाकी किसी और से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो बाद में आप देखोगे तो खुद ही आपको लगेगा कि ये मैं क्या पूछ रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था कि जो 3 था या 4 था या 5 था, किससे था? For every a comma b belongs to z, a is related to b if and only if। कौन था जो 3 से विभाजित होता था? 3 था ना। 3 डिवाइड्स a माइनस b, यही था। हाँ, तो 3 डिवाइड्स a माइनस b। अब ये भी एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, is an equivalence relation। This relation is an equivalence relation। अब आ जाओ बच्चों, अब देखो, अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों कि हम लोग सेट कौन सा है? सेट है आपका जेड। आपको इस जेड के अवयव उठाने और उनका तुल्यता वर्ग बनाना है कि भाई इस अवयव से कौन कौन संबंधित हैं, इस अवयव से कौन कौन संबंधित हैं, इस अवयव से कौन कौन संबंधित हैं। इस तरह से अलग अलग अवयवों का तुल्यता वर्ग बनाना है। तो आप मुझे कोई एक अवयव बताओ जिसके बारे में, जहां से हम लोग शुरू कर सके। कोई भी एलिमेंट जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। जिस एलिमेंट में -2, चलो एक बच्चे ने -2 कहा, एक ने 5 कहा, चलो दोनों की बात लेकर चलते हैं। पहले -2 कहा तो पहले -2 से शुरू करते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, ऑल सच x बिलोंग्स टू z, क्योंकि यहाँ पर s बराबर z है, जो सब के सब -2 से संबंधित हो। -2 से संबंधित होने का मतलब ये हुआ कि ऑल सच x बिलोंग्स टू z, जिसमें 3 जो है वो x माइनस -2, x माइनस -2 का मतलब x प्लस 2 को विभाजित करता है, ठीक है। 3x प्लस 2 को विभाजित करता है। कोई भी संख्या यदि किसी संख्या को विभाजित करे, इसका मतलब उस संख्या को आप लिख सकते हो 3 गुना कोई इंटीजर। अगर 3x प्लस 2 को विभाजित करता है तो x प्लस 2 बराबर 3 गुना k लिखा जा सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू z, जहाँ x बराबर 3k माइनस 2, k बिलोंग्स टू z, बराबर x बिलोंग्स टू z, जहाँ x बराबर 3 गुना k माइनस 1 प्लस 1। क्योंकि 3k माइनस 2 को 3k माइनस 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं, k बिलोंग्स टू z, बराबर 3m प्लस 1
जहां m बिलोंग्स टू z। m बराबर मैंने k माइनस 1 ले लिया तो 3m प्लस 1 कर सकता हूं। अगर k z का एलिमेंट है तो k माइनस 1 भी तो z में ही होगा। तो x बराबर 3m प्लस 1 जहां m बिलोंग्स टू z। तो x की जगह 3m प्लस 1 लिख दिया। 3m प्लस 1 जिस भी इंटीजर को, जिस भी पूर्णांक संख्या को 3 गुना m प्लस 1 के रूप में लिखोगे, जिस भी इंटीजर को आप 3 गुना m प्लस 1 के रूप में लिखोगे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के रूप में लिखोगे तो 1 उसका शेषफल होगा। m तो भाजक हो, 3 तो भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया, m कोसेंट हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया, 1 उसका शेषफल होगा। तो इस रूप में आने वाले अवयव कौन से हैं? वो सारी संख्याएं जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 1 मिलता हो। जैसे 1 खुद है, 4 है, -2 है, फिर 4 3 7 है, -3 -2 -5 है, 7 3 10 है, -8 है, एंड सो ऑन। ये सारी संख्याएं हैं जिनको जब आप भाग देते हो 3 से तो आपको शेषफल 1 मिलेगा। इन सभी संख्याओं को आप 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हो जहां m एक इंटीजर हो। तो -2 का इक्विवेलेंस क्लास तो आपको ये मिला। वो सभी संख्याएं जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 1 मिले। अब दूसरे बच्चे ने कहा था सर कि 5 का बताओ। तो 5 में भी परिभाषा तो वही है कि z के वो सभी अवयव जो 5 से संबंधित हो, और 5 से संबंधित होने का मतलब कि 3 डिवाइड्स, 2 बार ये डिवाइड्स में भी आ जाएगा वर्टिकल लाइन, इसलिए मैं यहां पर ये लिख देता हूं 3 डिवाइड्स x माइनस 5। 3x माइनस 5 को विभाजित करो, ठीक है, और 3x माइनस 5 को विभाजित करें, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 5 बराबर 3 गुना k जहां k बिलोंग्स टू z। इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू z जहां x बराबर 3k प्लस 5 हो जाए, k बिलोंग्स टू z बराबर x बिलोंग्स टू z। 5 को आप लिख सकते हो बच्चों, x बराबर 3 गुना k प्लस 1 जोड़ 2 हो जाए, k बिलोंग्स टू z। और k प्लस 1 को आप m नाम दे दो तो 3m प्लस 2 हो गया, m बिलोंग्स टू z। मतलब कि 5 के इक्विवेलेंस क्लास में वो सभी संख्याएं आ रही हैं जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता हो। 3 से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता है। 3m प्लस 2 कौन कौन से होंगे? 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सर नहीं आया समझ में। बहुत अच्छा आंसर है सर। जो मैंने पूछा कि 0 इवन कैसे है, वो इसलिए पूछा कि छोटी क्लास की बुक में एक परिभाषा पढ़ी थी कि वह नेचुरल नंबर जो 2 से विभाजित हो, बट 0 नॉट ओनली नेचुरल नंबर, बट आज क्लियर हो गया। चलो वेरी गुड, हो गया सर। 3k प्लस 5 से भी निकल जाएगा, बट इसको देखो 3k प्लस 5 से निकल तो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि 3k प्लस 2 लिखने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि शेषफल 2 मिलेगा। शेषफल 3 से भाग देने पर शेषफल 5 नहीं मिल सकता, लेकिन शेषफल 2 मिलेगा।
क्योंकि शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हम लोग इस फॉर्म में लेकर आते हैं कि भाई वो 0 और 3 के बीच में आ जाए, ताकि आप ये थोड़ा इसको लॉजिकली भी बता सको कि भाई इसमें वो सारी संख्याएं आएंगी जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता हो, शेषफल 5 मिलता हो, ऐसे नहीं बोल पाओगे आप। समझ में आई बात कि इस तोड़ने की जरूरत क्या होगी, है ना? K2M में समझ नहीं आया। देखो K2M में मैंने अभी बताया कि मैंने इसीलिए समझाया, K2M मैं इसीलिए ले गया ताकि मैं आपको ये बता दूं कि भाई इसमें आपको वो सारी संख्याएं मिलेंगी जिसको 3 से भाग देने पर शेषफल 1 मिले। अब 3 के -2 के फॉर्म में भी सारे अवयव जो होंगे वो 3 के -2 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 1 को लिख सकते हो 3 - 2, 4 को लिख सकते हो 6 - 2, -2 को लिख सकते हो -2 को लिख सकते हो 0 - 2, 7 को लिख सकते हो 9 - 2, सबको लिख सकते हो। बट इन सबको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0 + 1, 3 + 1, -3 + 1, 6 + 1, इस फॉर्म में भी तो इनको लिख सकते हो। और पॉइंट ये है कि ये लिखने की जगह मैं ये लिख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि लॉजिकली ये वो सारी संख्याएं हैं जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 1 मिलता है या 2 मिलता है। यहां पर क्या था 1, यहां पर 2, शेषफल 1 मिलता है और यहां पर शेषफल 2 मिलता है, क्योंकि जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा 0 और डिवाइजर भाजक के बीच में होना चाहिए। तो अगर 5 कर दोगे, -2 कर दोगे तो नेगेटिव नंबर तो रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो बात तो वही है। आप चाहोगे कि इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी वही फॉर्म है, देखो सारे अवयव को लिख सकते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि इसमें वो सारी संख्याएं हैं जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल -2 मिलता है, या जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 5 मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जितना पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, 3 के मल्टीपल में जितना पार्ट आ सकता है उतने को तो 3 के मल्टीपल में लेकर आ जाते हैं, और जो रह जाता है 0 से 3 के बीच में जो नंबर रह गया उतने को हम लोग आगे रखते हैं, ताकि हम लोग बोल सके कि जो रह गया वो शेषफल है, रिमाइंडर है। समझ में आई बात? ये K से M क्यों लिखा, ये बात समझे आप? नहीं समझे? देखो भाई समझो, वैसे ऑफलाइन में मेरे से किसी ने नहीं कहा कि नहीं समझे। लगता है ऑफलाइन में बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं या क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना। ऑनलाइन में बच्चे नहीं समझ पाते होंगे तो पूछ देते होंगे, शायद ऐसा ही होगा। देखो 3 के -2 बराबर 3 के -3 जोड़ 1 बराबर 3 कॉमन ले लिया K -1 जोड़ 1, 3 के -28 बराबर 3 के, इस 28 को आप लिख दो 3 गुना 7 जोड़ 1 बराबर 3 गुना K -7 -1। तो अभी भी ये है नेगेटिव फॉर्म में ही है, तो इसको फिर से लिख दो 3 गुना K -7, या यहीं लिख दो 3 गुना 8 नहीं 28 है ना, तो 3 गुना 10 - 2 बराबर K -10 जोड़ 2, K -10 जोड़ 2। ठीक है, तो 3 के -28 को इतना लिख सकते हो, 3 के + 19 को
3 के जोड़ 3 गुना 6 जोड़ 1 बराबर 3 गुना के जोड़ 6 जोड़ 1 लिख सकते हो। 3 के जोड़ 332 को 3 के जोड़ 3 से भाग दे दो। 3 गुना 110 तो 330 हो गया, जोड़ 2 बराबर 3 गुना के प्लस 110 जोड़ 2 लिख सकते हो। 3 के माइनस 765 को आप 3 के माइनस 3 गुना ये 2 हो गया, 16 5 15 हो गया और 15 ही हो गया। अच्छा 255 बराबर 3 गुना के माइनस 255 लिख सकते हो। इसको कॉमन लेना कहते हैं, तो उससे आपके समझ में आ गया हो गया कि अभी भी समझ में नहीं आया कि कैसे मैं इसको लिख रहा हूं। ऐसे कॉमन लेना आता है। रिमाइंडर 1 भी तो ले सकते हैं ना, 2 ही क्यों? हमारे हाथ में थोड़ी है कि जब चाहे तब रिमाइंडर ले सकते हैं। क्या कर रहे हो? अच्छा मतलब आज आपका मन हुआ कि 215 217 को 3 से भाग देने पर आज आपका मूड है रिमाइंडर 1 ले लूं और कल मूड होगा रिमाइंडर 2 ले लूं, तो वैसे थोड़ी ले सकते हो आप। भाई जो आपके हाथ में बस इतना ही है, आपके हाथ में बस इतना ही है कि ये जोड़ के बाद वाला जो है वो 0 और जो रिमाइंडर r होता है वो 0 और 3 के बीच में आना है। अब जैसा ये नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिमाइंडर मिलेगा। वो 2 की जगह 1 कैसे ले सकते हो आप? जो नंबर होगा उसके अनुसार लेना है आपको। समझ गए? तो और इसका रीजन क्या था कि ताकि आप लॉजिकली बता सको कि एक इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे नंबर आ गए जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 1 मिलता है, और एक इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे नंबर आ गए जिनको 3 से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता है। ठीक है। अब आगे देखो, क्या कोई ऐसा नंबर 1 शेषफल वाला भी आपने देख लिया, 2 शेषफल वाला भी आपने देख लिया? क्या कोई ऐसा नंबर जो इससे अलग इक्विवेलेंस क्लास रखता हो? कोई ऐसा नंबर बताओ। एक बच्चे ने कहा 9, तो 9 देख लो। 9 का इक्विवेलेंस क्लास, 9 का तुल्यता वर्ग देखोगे तो वो सभी x बिलोंग्स टू z जो 9 से संबंधित हो, 9 से रिलेटेड हो, वो सभी x बिलोंग्स टू z। परिभाषा के अनुसार क्या है? रिलेशन की परिभाषा यहां पर है कि 3x माइनस 9 को विभाजित करता हूं। यदि 3x माइनस 9 को विभाजित कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो x माइनस 9 है वो 3 गुना k के बराबर हो जाएगा, जहां k z का एलिमेंट है। और इसका मतलब x बिलोंग्स टू z जहां x बराबर 3 के जोड़ 9 हो जाएगा, जहां के जेड का एलिमेंट है। अब आपके हाथ में थोड़ा ही, आप तो जितना कॉमन निकाल सकते हो निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये तो x बराबर 3 को कॉमन लिया तो शेषफल कुछ मिला ही नहीं इसमें, तो पूरा का पूरा ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब कोई शेषफल नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो k प्लस 3 को m मान लो तो 3m के फॉर्म में लिखा गया, जहां m इंटीजर है। और 3m के 3 के मल्टीपल में होने का मतलब 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 डॉट डॉट डॉट। समझ में आई बात? अब इसके अलावा कोई मिल सकता है? अब कोई नहीं मिल सकता इन तीनों के अलावा, क्योंकि आपको एक क्लास में वो सारे मिल गए, एक क्लास में वो सारे मिल गए जिनको
3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 मिलता है। एक क्लास में वो सारे मिल गए जिनको 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 मिलता है, और एक क्लास में वो सारे मिल गए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो और तो कोई ऑप्शन है नहीं शेषफल का, तो इसीलिए कहा जा सकता है कि इसीलिए इन तीनों को अगर आप मिला दो, तीनों को मिला दो, कौन सा, एक 9 वाला है, एक -2 वाला लिया था आपने, और एक 5 वाला लिया था, तो तीनों को मिला दोगे तो पूरा का पूरा z मिल जाएगा, तथा इनमें से किन्हीं भी दो का आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको 5 मिलेगा, क्योंकि ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। ये शेषफल कितना देते हैं, 1 देते हैं। अगर ये शेषफल 1 देते हैं, ये शेषफल 2 देते हैं, तो कोई भी कॉमन हो ही नहीं सकता। ये शेषफल 2 देते हैं और ये शेषफल 0 देते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन आपको 5 मिल रहा है, और सबको मिला दिया, यूनियन लिया, तो z मिल रहा है। तो इक्विवेलेंस क्लासेज समझ में आया। इक्विवेलेंस क्लासेज क्या होता है, इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए, है ना। तो ये कहलाते हैं इक्विवेलेंस क्लासेज या तुल्यता वर्ग, है ना। इसको हम लोग विभाग समुच्चय कोसेंट सेट यदि S एक समुच्चय हो तथा R उस पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध हो, if S is a set and R is an equivalence relation defined on S, if S is a set and R is an equivalence relation defined on S, and R is an equivalence relation defined on S, then तो S में R के सभी भिन्न तुल्यता वर्गों का समुच्चय then the set of all equivalence classes of R in S, equivalence classes of R in S समुच्चय को विभाग समुच्चय S/R कहा जाता है। इसीलिए S/R इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, जहां A बिलोंग्स टू S। सभी अवयवों के तुल्यता वर्गों का समुच्चय ले लिया। So the set of all equivalence classes of R in S, then the set of all equivalence classes of R in S, then the set of all equivalence classes of R in S, then the set of all equivalence classes of R in S is called
quotient set of is called quotient set S upon R. It's called quotient set S upon R. It's called quotient set S upon R. बैक कर रखा है बहुत पहले ही, अब बैक करूंगा तो और पीछे चले जाओगे, समझ गए? तो देख लो बोर्ड एक बार, मतलब पहले ही बैक हो रखा है ये। ठीक है बच्चों, लिख लिया? अब ये लिख लो जल्दी से। हो गया, सब कुछ लिख लिया? ओके ओके, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अभी अभी आपने S अपॉन R किया तो उसमें आपको मिले थे ना, ये 9 वाला मिला, नहीं 9 था, 9 था, यूनियन 5 था, यूनियन, बस यूनियन नहीं लिखना है, कॉमा 5 था और एक -2 था, याद है? तो ये एक तुल्यता मतलब एक विभाग समुच्चय हो गया, कोसेंट सेट हो गया। इसके अवयव क्या होते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं। ठीक है, इसके अवयव होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यदि n बिलोंग्स टू n हो, इफ n बिलोंग्स टू n, देन तो फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू z के लिए a रिलेटेड टू b यदि और केवल यदि n डिवाइड्स a माइनस b एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है जिसके तुल्यता वर्ग 0, 1, 2 से लेकर n-1 तक होते हैं, इन्हें अवशेष वर्ग, इस स्पेशल एग्जाम्पल को अवशेष वर्ग या रेसिड्यू क्लासेज भी कहा जाता है, रेसिड्यू क्लासेज कहा जाता है। ठीक है, जीरो का मतलब हुआ, जीरो का मतलब हुआ कि वो सभी संख्याएं जो पूरी तरह से n इंटू k कर दो, जहाँ k कोई भी इंटीजर हो जाए जो पूरी तरह से n से विभाजित हो जाए। एक के तुल्यता वर्ग का मतलब है nk प्लस 1, जिनको n से भाग देने पर शेषफल 1 मिलता हो। 2 के तुल्यता वर्ग का मतलब है nk प्लस 2, जिनको k से भाग देने पर, n से भाग देने पर शेषफल 2 मिलता हो। n-1 का तुल्यता वर्ग है nk जोड़ n-1, मतलब nk प्लस 1 जोड़ nk प्लस 1 -1, k बिलोंग्स टू z।
इस तरह से ये अलग अलग तुल्यता वर्ग हो गए जो अवशेष वर्ग कहलाते हैं, रेसिड्यू क्लासेज। तो जैसे आपने 3 के लिए देखा था उसको आप जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो लिख लो, इफ n बिलोंग्स टू n, if n belongs to n, then for every a comma b belongs to z. If n belongs to n, then for every a comma b belongs to z, then for every a comma b belongs to z, for every a comma b belongs to z, a related to b if and only if n divides a minus b. For every a comma b belongs to z, a is related to b if and only if n divides a minus b is an equivalence relation. Is an equivalence relation. This is an equivalence relation whose equivalence classes are 0 square bracket में 0 1 2 3 dot 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 n minus 1, whose equivalence classes are 0 1 2 3 dot 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 n minus 1 dot 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 n minus 1, which are called residue classes, which are called residue classes, which are called residue classes, जिन्हें अवशेष वर्ग कहा जाता है। 0 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन से नंबर्स आएंगे जो n से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। जैसे जब आपने n इक्वल्स टू 3 लिया था तो 3 ही इक्विवेलेंस क्लास आपको मिले थे, 0 1 और 2। 0 वाले में वो सारे थे जो 3 से डिविजिबल हो रहे थे। 1 के इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे थे जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता था, और 2 के इक्विवेलेंस क्लास में वो सारे थे 9 का मतलब 0, 5 का मतलब 2, -2 का मतलब 1, जो रिमाइंडर मिल रहा है उससे भी आप बना सकते हो। तो इसीलिए 0 1 2 डॉट 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 n -1, यही तो रिमाइंडर मिल सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसीलिए यही n इक्विवेलेंस क्लासेज मिलते हैं। अब इस पर्टिकुलर देखो, इक्विवेलेंस क्लास तो हर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बनाए जा सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर इक्विवेलेंस रिलेशन n डिवाइड्स a माइनस b के लिए ये जो इक्विवेलेंस क्लासेज बन रहे हैं इनको हम लोग रेसिड्यू क्लासेज या अवशेष वर्ग कहते हैं। इन्हीं को हम लोग अवशेष वर्ग या रेसिड्यू क्लासेज कहते हैं। आइए बात समझ में, ये स्पेशल एग्जाम्पल हो गया इसका, रेसिड्यू क्लासेज। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रेसिड्यू क्लासेज या, और देख लो ये हमेशा एक तुल्यता संबंध होगा। आपने जो 3 वाला एग्जाम्पल देखा था, 3 की जगह 4 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी रख दो। स्वतुल्य में a माइनस ए 0 होता है, वो 3 रखो तो 3 से विभाजित है, 4 रखो तो 4 से विभाजित है 0, 5 रखो तो 5 से विभाजित है 0, n रखो तो n से विभाजित है 0। तो स्वतुल्य चाहे 3 की जगह कुछ भी रखोगे, a माइनस ए तो 0 बन जाता है, उस हर n से विभाजित होगा। फिर आपने सममित देखा, सिमेट्रिक में अगर 3a माइनस बी को डिवाइड करता है तो 3b माइनस ए को डिवाइड करेगा। अब इसमें 3 में कौन सी खास बात है, 4 अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो 4 भी b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो 5 b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। कोई भी n अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो वो n उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, तो सममित भी होगा ही, चाहे हर n के लिए। और आपको पता है कि अगर n a माइनस बी को डिवाइड कर दे, n b माइनस सी को डिवाइड कर दे, तो दोनों के सम को भी, उनके योग को भी विभाजित करेगा ही। तो n a माइनस बी प्लस बी माइनस सी मतलब a माइनस सी को भी विभाजित करेगा ही। तो इसमें 3 होने से कुछ खास तो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। 3 की जगह कोई भी n रखोगे तो ये बात हो सकती है। समझ में आई बात? ये सारी बातें आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा
तुल्यता वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। तुल्यता वर्ग के गुणधर्म, तुल्यता वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। तुल्यता वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज। ठीक है। माना कि R किसी समुच्चय S पर परिभाषित R किसी समुच्चय S पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। Let R be an equivalence relation. Let R be an equivalence relation defined on a set S. Let R be an equivalence relation defined on a set S. ठीक है। Let R be an equivalence relation defined on a set S. Let R be an equivalence relation defined on a set S. तो पहली बात जो है कि हर एलिमेंट खुद के इक्विवेलेंस क्लास में होता है। A belongs to equivalence class of A for every A belongs to S. हर एलिमेंट, देखो A के इक्विवेलेंस क्लास में कौन से अवयव होंगे? जो A से संबंधित होंगे। और आप जानते हो कि तुल्यता संबंध स्वतुल्य होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होगा ही। इसका मतलब A से रिलेटेड कोई और एलिमेंट हो चाहे ना हो, A तो पक्का ही होगा रिफ्लेक्सिव होने के कारण। तो इसीलिए A हमेशा ही A के इक्विवेलेंस क्लास में मिलता है। हर एलिमेंट खुद के इक्विवेलेंस क्लास में हमेशा होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के कारण। यदि इफ A अगर B के इक्विवेलेंस क्लास में है तो B जो होगा वो A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, सममित सिमेट्रिक। अगर A B के इक्विवेलेंस क्लास में है मतलब A B से रिलेटेड है, तो B A से रिलेटेड होगा मतलब B A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। तो अगर A B के इक्विवेलेंस क्लास में है तो B A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। यदि A B के इक्विवेलेंस क्लास में है तथा B C के इक्विवेलेंस क्लास में है तो A C के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध से। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध से। तो ये तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक से ये तीनों पॉइंट हो गए। भाई तुल्यता संबंध है तो ये तीनों तो संतुष्ट करेगा ही, इसीलिए हमेशा होता है। दूसरा है कि यदि x और y ये दोनों ही A के इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं तो x और y आपस में भी संबंधित होंगे। यदि x और y दोनों ही A के इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं तो ये दोनों आपस में भी संबंधित होते हैं, है ना। किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में आए कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो आपस में भी रिलेटेड होंगे। क्यों रिलेटेड होंगे? क्योंकि x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A तथा x A की इक्विवेलेंस क्लास में है तथा y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A implies A बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ y। कहाँ से? सिमेट्री से। अगर A B के इक्विवेलेंस क्लास में है तो B A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। अगर Y A के इक्विवेलेंस क्लास में है तो A Y के इक्विवेलेंस क्लास में होगा। और अब
ट्रांजिटिव रिलेशन यूज करो, संक्रामक संबंध x a के इक्विवेलेंस क्लास में है तथा a y के इक्विवेलेंस क्लास में है। इसका मतलब ये हुआ कि x y के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, और अगर x y के इक्विवेलेंस क्लास में है तो x y से रिलेटेड होगा। तो किसी भी तुल्यता वर्ग में कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। किसी भी तुल्यता वर्ग में कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो बच्चों, तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो कि यदि ए बी के तुल्यता वर्ग में आ गया, यदि ए बी के तुल्यता वर्ग में आ गया तो ए का तुल्यता वर्ग और बी का तुल्यता वर्ग बराबर हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम ही इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाए तो ए कोई नया इक्विवेलेंस क्लास नहीं बनाएगा, दोनों का इक्विवेलेंस क्लास ही सेम हो जाता है। ठीक है, तो किसी इक्विवेलेंस क्लास में अगर एक भी एलिमेंट हो गया तो उससे बनने वाला इक्विवेलेंस क्लास वही होगा जो पहले था। ऐसा क्यों? अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में आ गया तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम कैसे होगा? रीजन बहुत साफ है, दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट। ठीक है, तो आप ले सकते हो कि भाई माना कि x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, अब दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तथा ये दिया हुआ है कि a बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। तो ट्रांजिटिव रिलेशन से x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b, x a के इक्विवेलेंस क्लास में है और a b के इक्विवेलेंस क्लास में है, तो मतलब x b के इक्विवेलेंस क्लास में हो गया। क्यों? ट्रांजिटिव रिलेशन से। और इसका मतलब कि अगर यहां का कोई एलिमेंट लिया और इसमें दिखा दिया तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b का सबसेट हो गया। दूसरी तरफ माना कि y जो है वो b के इक्विवेलेंस क्लास में, अब a b के इक्विवेलेंस क्लास में है, इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन से b जो होगा वो a के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। अगर a b के इक्विवेलेंस क्लास में है तो b a के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। अब y है जो b के इक्विवेलेंस क्लास में है और b जो है वो a के इक्विवेलेंस क्लास में है, तो y ट्रांजिटिव रिलेशन से a के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा और यहाँ से b का इक्विवेलेंस क्लास a के इक्विवेलेंस क्लास का सबसेट हो जाएगा। आप प्लीज रिजल्ट लिख दीजिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है। सर ने कराए हैं ये सब, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा दिया सर ने। इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ाया है कहाँ पे? नहीं ना, फंक्शन में इक्विवेलेंस क्लासेस कहां से आएगा? सेट में पढ़ा है, एक बार जाकर चेक करना। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया, इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया ना? ये सर कराया है। चलो ठीक है, अच्छे टाइम पे बता ही दिया आपने, जब खत्म होने वाला है ये तो सही है, सही है। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका अगर पढ़ रखे हो तो। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ कि दो तुल्यता वर्ग या तो समान होते हैं या
असंयुक्त होते हैं। टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर either identical or disjoint. Two equivalence classes are either identical or disjoint. ठीक है। Two equivalence classes are either identical or disjoint. लिख लिया। थर्ड वाला बताना है। देखो थर्ड वाला कहता है कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में है तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा। कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लो आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि भाई 9 का इक्विवेलेंस क्लास, अब ये है 9 का इक्विवेलेंस क्लास, तो 9 के इक्विवेलेंस क्लास में 0 आ गया तो 0 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगा। 9 के इक्विवेलेंस क्लास में 3 आ गया तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगा। 9 के इक्विवेलेंस क्लास में -3 दिख रहा है तो -3 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगा। 6 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगा, -6 का इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगा। मतलब ये हुआ कि 9 के इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास वही होगा जो 9 का इक्विवेलेंस क्लास है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है वही थर्ड पॉइंट है कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाए, अगर ए बी के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाए तो दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम हो जाता है। ठीक है, और इसको दिखाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रूफ है कि अगर आपको दिखाना है कि दो सेट आपस में बराबर हैं तो दो सेट को बराबर दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट प्रूव हो जाए और साथ ही साथ बी ए का सबसेट प्रूव हो जाए तो हम लोग कहते हैं ए इक्वल्स टू बी है। ठीक है, और ए बी का सबसेट है ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए में से एक जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो एलिमेंट बी में भी है। और बी ए का सबसेट है दिखाने के लिए बी में एक जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो ए में भी है। और इसके लिए सिंपल है कि मैंने लिया कि एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का एलिमेंट है और दिया हुआ है कि ए जो है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी का एलिमेंट है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन से एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का एलिमेंट हुआ, ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी का एलिमेंट हुआ, तो ट्रांजिटिव रिलेशन से एक्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी का एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर भी हैं तो ये इसका सबसेट हो गया। y जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b का एलिमेंट है और दिया हुआ है कि a भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b का एलिमेंट है। और आप जानते हो कि a और y अगर दोनों इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b के एलिमेंट हैं तो दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। इसका मतलब कि y, ठीक है, y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में हो जाएगा, y a से रिलेटेड होगा और y a से रिलेटेड होगा तो y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a में आ जाएगा। और इसका मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज सबसेट ऑफ, जो भी इसका एलिमेंट है वो इसमें भी आ गया, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। पहले सेट को दूसरे का सबसेट दिखा दिया, दूसरे को पहले का सबसेट दिखा दिया, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। समझ गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। और सेम ऐसा ही प्रूफ है, आपको दिखाना है कि दो तुल्यता वर्ग या तो समान होते हैं या असंयुक्त। यदि for every a comma b belongs to S, ठीक है, या तो a इंटरसेक्शन b बराबर फाई होगा या a इंटरसेक्शन b बराबर फाई नहीं होगा। मैं प्रूफ करूं या छोड़ दूं? कहोगे तो प्रूफ कर दूंगा, अदरवाइज सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखकर छोड़ दूंगा। for every a comma b belongs to, नो सर ओनली स्टेटमेंट कर दो, मत करो, आप आगे बढ़िए, कर दो सर, करवा दो सर, प्रूव कर दीजिए, करवाओ सर, करवा दो, चलो ठीक है। तो वैसे प्रूफ जानकर क्या करोगे, जरूरत तो नहीं है,
बट चलो आगे थोड़ा मैं प्रूफ्स कट कर दूंगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा या इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। फाई होगा तब तक तो ठीक है, फाई होगा तब तक तो ठीक है कि असंयुक्त हो जाएंगे, डिसज्वाइंट हो जाएंगे। टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर ईदर आइडेंटिकल और डिसज्वाइंट। टू इक्विवेलेंस क्लासेज आर ईदर आइडेंटिकल और डिसज्वाइंट। तो आप देख सकते हो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, इधर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई और ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई। तो हमें दिखाना है कि इफ, अतः यदि इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, यदि इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दिखाना है। कैसे बराबर होंगे? अगर इनके इंटरसेक्शन में एक अवयव भी आ गया तो फिर दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर एक एलिमेंट भी इनके इंटरसेक्शन में आ गया तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देख सकते हो इफ इनका इंटरसेक्शन नहीं है तो माना कि x जो है वो इनके इंटरसेक्शन में आ गया। जब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट होगा, उसे नाम दे दिया x। अब y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a तथा x बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a implies y belongs to equivalence class of x। अब x जो है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a के साथ साथ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b का भी एलिमेंट है। इसका मतलब y इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x का एलिमेंट हो गया, x इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b का एलिमेंट हो गया। सो y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। इसका मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a इज सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b। और दूसरा कि माना कि z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b तथा x इंटरसेक्शन में है तो x इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b में भी होगा। तो दोनों ही अगर एक ही इक्विवेलेंस क्लास में हो जाएंगे तो z x से रिलेटेड हो जाएगा। z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x तथा x तो b के साथ साथ a के भी इक्विवेलेंस क्लास में आता है। सो z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a implies equivalence class of b is subset of equivalence class of a, therefore equivalence class of a is equal to equivalence class of b। यही इसका प्रूफ है कि अगर मान लो एक एलिमेंट भी इसमें कॉमन आ जाए, अगर एक एलिमेंट भी इसमें कॉमन आ जाए तो दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं। तो इसीलिए टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज आर डिसजॉइंट। Two equivalence classes are either identical or disjoint। समझ गए? Two equivalence classes are either identical or disjoint, है ना? तो ये बात है इनमें। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है कि प्रत्येक ये जो तुल्यता वर्ग होते हैं, ये तुल्यता वर्ग समुच्चय S का विभाजन करते हैं, विभाजन करते हैं। Equivalence classes gives a partition of equivalence classes gives a partition of set S। Equivalence classes gives a partition of set S। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेज गिव्स अ पार्टीशन ऑफ
सेट एस। आपने देखा था ना कि जेड को आपने उन सारे इक्विवेलेंस क्लासेस, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन के फॉर्म में लिख दिया। हमेशा पार्टीशन करते हैं, और तरीका क्या है पार्टीशन करने का? बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी एक सेट हुआ और कोई भी उस पर डिफाइंड एक रिलेशन हुआ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट आप उठा लो। मान लो आपने A1 लिया, A1 का इक्विवेलेंस क्लास उठा लो। जैसे ही आपने A1 का इक्विवेलेंस क्लास बनाया, तो अब देखो कि कौन कौन से एलिमेंट हैं सेट के जो A1 में नहीं आ रहे, इसके इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो भी इसके इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे उनसे बनाओगे तो फिर आपको सेम ही मिलेगा। तो ऐसा उठाना है जो इसमें नहीं आ रहे हैं, उसमें उठा लो। मान लो A2 नहीं आ रहा है तो A2 से अगला बन गया। फिर आपको सेट का ऐसा एलिमेंट चुनना है जो इन दोनों से बाहर है, क्योंकि जो इसमें आएगा उससे बनाओगे तो यही वाला मिलेगा, जो इसमें आ रहा होगा उससे बनाओगे तो यही वाला मिलेगा। तो आपको ऐसा ढूंढना है जो इन दोनों से बाहर है, और ये काम तब तक करते जाना है जब तक कि आपको मिलते जाए। तो इस तरह से आप का जो कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो सेट का पार्टीशन कर देता है इक्विवेलेंस क्लासेज में। तभी आपको शायद सर ने पढ़ाया भी होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ अ सेट होता है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ अ सेट, क्योंकि हर इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन करता है, एंड कन्वर्सली हर पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जिस इक्विवेलेंस रिलेशन के जो इक्विवेलेंस क्लासेज होते हैं उस पार्टीशन के सबसेट होते हैं। जो अलग अलग सबसेट में पार्टीशन करता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों तुल्यता वर्ग का। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट है तुल्यता वर्ग का, ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लासेज का। सर पीछे वाली स्लाइड कर देना। कब करूं? रुक जाओ ना, थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद पीछे वाली स्लाइड कहोगे तो कर दूंगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेज, इक्विवेलेंस रिलेशंस, इनके बारे में समझ गए कि क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चों जो आपने अभी पढ़ा था कि भाई n जो है वो मतलब आपने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ले लिया, फिक्स कर लिया, और z पर आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन r बना दिया, जो कैसे डिफाइंड है कि a रिलेटेड होगा b से यदि और केवल यदि n a माइनस b को डिवाइड करता है। ये एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तुल्यता संबंध को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं जिसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं या सर्वांग समता कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता कहते, हिंदी में शायद सर्वांग समता ही कहते हैं, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं कि यदि n बिलोंग्स टू n हो तो for every a comma b belongs to z, a related to b if and only if n divides a minus b एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है जिसे कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है, जिसे कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है। इसे A is congruent to B mod n, A is congruent to B mod या मॉडुलो n कहा जाता है, कहा जाता नहीं, से व्यक्त करते हैं, इस नोटेशन से व्यक्त करते हैं।
ठीक है, if n belongs to n, if n belongs to n, if n belongs to n, then for every a comma b belongs to z, if n belongs to n, then for every a comma b belongs to z, a related to b if and only if, then for every a comma b belongs to z, a related to b if and only if n divides a minus b, n divides a minus b is an equivalence relation, is an equivalence relation, is an equivalence relation which is called congruency, which is called congruency, which is called congruency. It is denoted by, it is denoted by a is congruent to b mod n. It is denoted by a is congruent to b mod n. Clear? It is denoted by a is congruent to b mod n. ठीक है, इसे उस तरीके से व्यक्त करते हैं. उदाहरण के लिए, इसीलिए a is congruent to b mod n यदि और केवल यदि, ये तब कहा जाएगा यदि और केवल यदि n divides a minus b. जब n a minus b को विभाजित करेगा तभी a is congruent to b mod n कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो बच्चों कि भाई 23 is congruent to -2 mod 5, क्योंकि 23 माइनस माइनस 2, 23 माइनस माइनस 2, 23 जोड़ 2 25 जो है वो 5 से विभाजित होता है, क्योंकि 5 डिवाइड्स 25. 23 is congruent to, 23 is congruent to minus 27 mod 10, क्योंकि 10 जो है वो 23 और 27 को जोड़ने के बाद 50 मिलता है, उसको विभाजित करता है. 48 is congruent to 13 या 12 mod 6, क्योंकि 48 माइनस 12 36 होता है, वो 6 से डिविजिबल होता है. तो इस तरीके से ये कह सकते हो. 39 is not congruent to 11 mod 8, क्योंकि 39 माइनस 11 28 होता है, और 28 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 8 जो है वो 28 को डिवाइड नहीं करता. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर n a माइनस b को डिवाइड कर दे तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n कहलाएगा, और अगर n a माइनस b को डिवाइड ना करे तो n इज कॉन्ग्रुएंट टू a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n नहीं कहलाएगा. मतलब a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, और ऐसे काट देते हैं. समझ में आई बात? a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n. इस कॉन्ग्रुएंसी की हिंदी तो नहीं पता, सर्वांग समता वैसे कहते हैं, बाकी तो ये नोटेशन ही है. समझ गए? तो अब बच्चों कल हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. थोड़ी देर का आप लोग ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर ओंकार सर की क्लास होगी. ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, फिर ओंकार सर की क्लास होगी. ठीक है.